Hello friends, I welcome you to my YouTube channel The Tax Blueprint. The Tax Blueprint में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लाइन आइटम को समझेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी लाइन आइटम डायरेक्ट नेचर की होती है, कौन सी लाइन आइटम इनडायरेक्ट नेचर की होती है। As we know, there are two parts of the trading profit and loss account. The first part is called trading account in which we show all the direct nature's income or expenses, and second part is of profit and loss account where we mention all indirect nature income or expenses. How to identify, how to ascertain which expense or income shall fall in the indirect nature or which expense or income will fall under direct nature. हमें कैसे पता लगेगा कि कोई इनकम या कोई एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल रूल है, हम उसको भी समझेंगे। पहले एक बार हम लाइन आइटम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं। ये एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कुछ लाइन आइटम दिए हैं मोरलेस इसी से मिलती जुलती, कुछ नंबर ऑफ लाइन आइटम्स बढ़ सकती हैं। तो हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स द स्टॉक रिमेन अनसोल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स जो मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर के में पहले दिन अनसोल्ड स्टॉक बच के आया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, वो ओपनिंग स्टॉक होता है। जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, माई फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31st March 2025. इट मीन्स इट इज स्टार्टेड ऑन 1st April 2024। यानी कि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 25 को खत्म हो रहा है, जिसका मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, और ये साल मेरा 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ होगा। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है, दिस स्टॉक बिलोंग्स टू 31st March 2024। यानी कि जो 31 मार्च 2024 को अनसोल्ड स्टॉक था, वो 1st April 2024 को ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर बिकम्स एज ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि ये स्टॉक इस साल हमने खरीदा नहीं है, परचेज लास्ट ईयर किया था, तो इस साल अनसोल्ड स्टॉक की तरह यहाँ आया है, ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। परचेजेज का मतलब होता है परचेजेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओनली फॉर बिजनेस। हम जो बिजनेस के लिए रीसेल के लिए और टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो आइटम हम खरीदते हैं वही परचेज में आती है, उसके अलावा परचेज में कुछ नहीं आता है। फ्रेट इनवर्ड मीन्स any amount paid for transportation of goods which is recorded under the head of purchase। जो परचेज में स्टॉक, रॉ मटेरियल, गुड्स आई हैं, उनका अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है तो उसे फ्रेट इनवर्ड के नाम से जाना जाता है। सेल्स का मतलब है सेल्स ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, आइटम। इट मीन्स फॉर any sale made of stock for which we have started the business, जिसका हमने बिजनेस स्टार्ट करा है, अगर वो आइटम बिकती है तो वो सेल्स में आती है। इसके अलावा कोई और आइटम बिकेगी तो वो सेल्स में नहीं कहलाएगी। जस्ट लाइक अगर हम मान लें कि द टेक्स ब्लूप्रिंट का बिजनेस है स्टेशनरी का, तो अगर ये स्टेशनरी आइटम बेचेगी तो सेल होगा। अगर द टेक्स ब्लूप्रिंट ने पुराना एसी बेचा है, सेल किया है, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर द सेल। तो सेल का मतलब है डायरेक्ट इनकम, और डायरेक्ट इनकम मीन्स फॉर विच वी हैव स्टार्टेड बिजनेस। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अनसोल्ड पोर्शन ऑफ दैट स्टॉक विच इज होल्डिंग द कंपनी एज ऑन दिस डेट। जो बिजनेस में 31 मार्च 2025 को करंट ईयर के लास्ट दिन जो मेरे पास स्टॉक नहीं बिक पाया, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस फ्रेट इनवर्ड, द नेट बैलेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो सेल्स वाली साइड होती है, ये राइट साइड इनकम साइड होती है और लेफ्ट साइड एक्सपेंस साइड होती है। तो
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सभी डायरेक्ट नेचर की इनकम आती हैं और डायरेक्ट नेचर के खर्चे आते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम और इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे आते हैं, जैसे अकाउंटिंग चार्ज हो गए, बैंक चार्जेज हो गए, कन्वेंस हो गए, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट नेचर की इनकम को ऐड करने के बाद जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस हैं उनको माइनस करेंगे, जो बचेगा नेट, जो बैलेंस बचेगा वो मेरा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लाइन आइटम का ओवरव्यू। अब हमारा मेन क्वेश्चन है आज का टॉपिक के अंदर कि विच एक्सपेंस और विच इनकम शेल बी कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके पीछे का रेशनल क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरी गुड्स को और सर्विस को, गुड्स और सर्विस मीन्स फॉर विच आई हैव स्टार्टेड द बिजनेस आई विल सेल इन रिकरिंग नेचर, जिसका मैंने बिजनेस करा है, स्टार्ट किया है और मैं उसे रिकरिंग नेचर में बेचने के लिए पर्पस से बिजनेस कर रहा हूँ। तो अगर मेरी गुड्स और सर्विसेज को सेलेबल कंडीशन और पोजीशन तक लाने के जो भी खर्चे होंगे सारे खर्चे डायरेक्ट आते हैं। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग माय गुड्स और सर्विसेज टू द सेलेबल कंडीशन और पोजीशन shall be recorded under trading account and they all are of direct nature। यानी कि जो भी खर्चे मेरी गुड्स और सर्विस को सेलेबल कंडीशन और पोजीशन तक लाने के खर्चे हैं वो सारे खर्चे डायरेक्ट रहेंगे। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये मेरी गुड्स और सर्विस के लिए मैंडेटरी इन नेचर है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैंडेटरी इन नेचर है ये, लेकिन मेरी गुड्स और सर्विस को सेलेबल कंडीशन और पोजीशन लाने के लिए जरूरी होते हैं, किए जगह खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे डायरेक्ट नेचर के कहलाते हैं। और डायरेक्ट इनकम में वो इनकम आती है जो मेरी ट्रेडिंग आइटम से जनरेट इनकम होती है, यानी कि जिस चीज का मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, गुड्स या सर्विस का, उसे सेल करने पे जो इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है। उसके अलावा सारी इनकम इनडायरेक्ट होती हैं। अब इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे हैं वो बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए किए जाते हैं, बट इनकर्ड आफ्टर माय गुड्स ब्रॉड टू अप टू द पोजीशन ऑफ सेलेबल कंडीशन और पोजीशन। मेरी गुड्स जब सेलेबल कंडीशन और पोजीशन तक आ सकती है, गुड्स और सर्विस, उसके बाद उसे सपोर्ट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सब इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। किसी भी खर्चे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर में बांटने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको उसके बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए कि जिस बिजनेस की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस क्या करता है, वो क्या प्रोडक्ट बेचता है, क्या सर्विस बेचता है। जब तक आपको वो नहीं पता लगेगा तब तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बंटवारा नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट बी कैटेगराइज एनी एक्सपेंस और इनकम एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनलेस यू नो द नेचर ऑफ बिजनेस फॉर whom you are recording the transactions। तो ये जरूरी है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैं किस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं। कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस नेचर ऑफ बिजनेस बदलने से उसका कैटेगराइजेशन बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो एंगेज इन एजुकेशनल सर्विसेज, मान लीजिए द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी फीस कलेक्ट होगी बच्चों से वो डायरेक्ट इनकम है, और जो फैकल्टी को सैलरी दी जाएगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस में कवर होगा। एनी सैलरी पेड टू फैकल्टी शैल बी considered as direct expense or any fees collected from the student shall be considered as direct income। अब इसके अलावा अगर फैकल्टी की सैलरी के अलावा कंपनी ऑफिस स्टाफ को, सपोर्ट स्टाफ को कोई भी सैलरी पे करती है या ऑफिस के लिए रेंट पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे करती है, तो वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के हैं। फैकल्टी की सैलरी इसलिए डायरेक्ट नेचर में आती है क्योंकि वो फैकल्टी की सैलरी के बिना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सर्विस सेलेबल कंडीशन और पोजीशन तक आ ही नहीं सकती है।
लेकिन ऑन द अदर साइड ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई एक सेट फिक्स लिस्ट नहीं याद कर सकते हो कि ये डायरेक्ट ही होगा ये इनडायरेक्ट होगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे फ्रेट इनवर्ड, जिसे कैरेज इनवर्ड और कार्टेज इनवर्ड भी कहते हैं, दिस इज ऑलवेज डायरेक्ट नेचर, ये हमेशा डायरेक्ट नेचर का होगा। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, जैसे ये इनडायरेक्ट नेचर की इनकम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर में कैटेगराइजेशन कैसे करना है। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ कमेंट्स रखे थे, 2 क्वेश्चन रखे थे कमेंट्स के लिए आपके, आप लोगों ने कमेंट्स दिए, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। अब इसमें और आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरह की इनकम और एक्सपेंस हैं। आपको ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन सा एक्सपेंस किस कैटेगरी में फॉल होगा या कौन सी इनकम किस कैटेगरी में फॉल होगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला है ए, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस इज कॉल सेंटर। कॉल सेंटर का बिजनेस है, टेलीफोन का खर्चा है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो टेलीफोन का खर्चा इनडायरेक्ट नेचर में लिखा है। अब आपको ये बताना है कि कॉल सेंटर के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए बताना है कि टेलीफोन का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस है मनी बोरोइंग और लेंडिंग का, पैसे ब्याज में देने और लेने का बिजनेस है, मनी लेंडिंग बोरोइंग का है। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस कंपनी को इंटरेस्ट मिला है, तो उसके लिए डायरेक्ट इनकम होगी या इनडायरेक्ट इनकम होगी। तीसरा एग्जांपल है सैलरी पेड टू फैक्ट्री लेबर, फैक्ट्री की लेबर को सैलरी दी गई है, इज इट अ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चौथा है सैलरी पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर, इज इट अ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, प्लीज शेयर योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट।